Namaste students, I am Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapith Women's University. I am giving this lecture as an online lecture. So today I am going to discuss about the topic role of microorganism in agriculture. So first we discuss about the agriculture farming. Role of microbes in agriculture and farming. So what is agriculture microbiology? So agriculture microbiology is the branch which deals with the plant associated with microorganism. उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड्स, यीस्ट, ये सारे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर. तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट काम है माइक्रोब्स का, वो क्या क्या है? एक तो है नाइट्रोजन साइक्लिंग, फिर कार्बन साइक्लिंग, सल्फर साइक्लिंग, फॉस्फोरस साइक्लिंग, एज बायो फर्टिलाइजर, एज बायो हर्बिसाइड और एज बायो इंसेक्टिसाइड. तो पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइक्लिंग की. तो नाइट्रोजन साइक्लिंग की में 4 चीज़ें होती है. पहली होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन. तो हम बात करते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिया फिक्सेशन की. तो दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है. नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिया फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट होता है. दोनों में फर्क ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्जन होता है, और अमोनिया फिक्सेशन के अंदर जो प्लांट के अंदर खुद के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लांट के अंदर खुद के अंदर या फिर सॉइल के अंदर, उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम करते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम. ठीक है, तो दोनों प्रोसेस में आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन है और इसको अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन है, इसको लास्ट में यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है इसका. थर्ड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया बन चुका है, अब उस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन मीन्स उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी. तो यहाँ पे पहले तो जो अमोनिया है, यहाँ पे ये अमोनिया है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे नाइट्रेट बनता है. फिर इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, यहाँ से दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन होता है और उसमें नाइट्रेट बन जाता है. पहले नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट फिर से ऑक्सीडेशन होता है और उसको नाइट्रेट बन जाता है. अब नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. अब जो नाइट्रेट बन गया है, यहाँ पे जो नाइट्रेट बन गया है, अब इससे डीनाइट्रिफिकेशन करना है. ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स फिर से नाइट्रोजन. तो जब मतलब जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आके खत्म हो गए. नाइट्रोजन से शुरू हुए थे और नाइट्रोजन पे ही आके खत्म हो गई. जो प्रोसेस है नाइट्रोजन पे आके फिनिश हो जाती है. तो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रेट है वो क्या होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, इसमें आयंस होते हैं वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम, एंजियोस्पर्म, बेसिलस, सुडोमोनास और माइक्रोकोकस. नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सल्फर साइकिल. सल्फर साइकिल में भी सेम जो माइक्रोब्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो सल्फर होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और SO2 गैस बन जाती है. उस SO2 गैस का फिर से ऑक्सीडेशन होता है और उसमें SO3 गैस बन जाती है. अब ये जो SO3 है, इसका ये SO3
वाटर के साथ मिलती है और वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जो ये है H2SO4। ठीक है, पहले क्या हुआ है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, फिर उसका दोबारा से ऑक्सीडेशन हुआ, SO3 गैस बन गई। उस SO3 गैस को वाटर के साथ जब आती है तब ये H2SO4 बना देती है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। और कुछ और भी सल्फेट्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके कुछ सल्फेट्स होते हैं, उनसे भी जो सल्फेट है वो बन सकती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन जो सल्फर है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो वो कैसे होता है कि जैसे ये सल्फेट है, इस सल्फेट का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। तो यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट है, इसका रिडक्शन होता है तो ये बना देती है H2S गैस। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी फर्स्ट स्टेप। अब ये जो H2S गैस बनी, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये फिर से सल्फाइड में सल्फर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे एक वापस से सल्फर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे आके वापस से कंप्लीट हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन से स्टार्ट हुई थी और बाद में नाइट्रोजन पे फिनिश हो गई थी। और इसी तरीके से इसमें भी पहले तो सल्फेट बनते हैं, सल्फेट बनने के बाद में इसमें वापस से सल्फेट से वापस से सल्फर बन जाता है। अब बात करते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल तब स्टार्ट होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की प्रेजेंस में शुगर बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये कार्बन है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब ये कार्बन वापस से क्या करती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, वापस से ऑक्सीडाइज हो जाती है और उससे क्या होता है, सेलुलर फॉर्म से जो इसका रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन की बदौलत ये क्या होता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। हमने हमें पता है कि प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो ये CO2 गैस निकलती है। तो ये भी CO2 जहाँ से CO2 से बनी थी और फिर से CO2 बदल जाती है। इसी तरीके से फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का जो रिडक्शन है वो फॉस्फेटेज नाम के एक एंजाइम होता है माइक्रोब्स के अंदर, जो फॉस्फोरस की रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट का साइक्लिंग के अंदर, जो माइक्रोब्स है उनका साइक्लिंग के अंदर रोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट रोल। जैसे फर्स्ट है ये है एज बाय फर्टिलाइजर। तो प्लांट माइक्रोब्स होते हैं वो एज बाय फर्टिलाइजर भी यूज हो सकते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा है कि माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंट रोल है एज ए नाइट्रोजन साइक्लिंग में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम इन माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। तो इनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो इन माइक्रोब्स को हम, जैसे सीड होता है, सीड के साथ में कोटिंग करके इनको माइक्रोब्स को हम या तो मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन माइक्रोब्स को डायरेक्टली मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम सीड के अंदर कोटिंग करके इनको मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इन माइक्रोब्स को मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। तो जो राइजोस्फेरिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है या फिर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है मिट्टी के अंदर भी, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के अंदर, ताकि प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ये कुछ एग्जाम्पल है जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं प्लांट्स के साथ में। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मीन्स ऐसी रिलेशनशिप जिसमें प्लांट्स खुद भी अपना ग्रोथ करता है और माइक्रोब्स भी उस प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं एज ए न्यूट्रिशन।
अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मैक्रोब्स एज ए बायो हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड कौन से होते हैं? जो अननेसेसरी जो हर्ब्स होती हैं उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकल हर्बिसाइड को यूज करते हैं तो वो केमिकल हर्बिसाइड कुछ टाइम काम करती है और फिर बाद में वो काम नहीं करती है और मिट्टी की स्पॉइलेज स्टार्ट कर देते हैं। वो उस मिट्टी पे फिर बाद में एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं हो पाती, इसलिए बायो हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। बायो हर्बिसाइड का जब यूज करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। और ये बायो हर्बिसाइड जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उन जो हर्ब्स है उनको किल कर मतलब उनको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती है ताकि नेचुरली उनका रिमूवल हो जाए, ठीक है। तो उनका नेचुरल रिमूवल के लिए बायो हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर हम माइक्रोब्स डालते हैं और माइक्रोब्स इन हर्ब्स को रिमूव कर देते हैं, अननेसेसरी हर्ब्स को रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं या उनको भगाते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, तो बायो इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं? उन इंसेक्ट्स को किल करने के काम में आते हैं। तो अगर हम केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो उससे प्लांट्स को नुकसान होता है, ठीक है। और वो चीज़ें ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी एंटर होती है और हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। लेकिन अगर हम बायो इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो उससे जो अननेसेसरी बीमारियां हैं जो ह्यूमंस के अंदर वो नहीं होती है। तो बायो इंसेक्टिसाइड का जो प्रोडक्शन है वो एक स्पेशल जीन से होता है। जैसे माइक्रोब्स के अंदर काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स है बेसिलस thuringiensis। इसके अंदर एक जीन होता है बीटी, ठीक है। इस बीटी के अंदर एक जो जीन होता है वो कुछ एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंडोटॉक्सिन होता है जो टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये जब एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है और जब ये इंसेक्ट इसको एंगल्फ कर लेते हैं तो उनकी जो लार्वा में गट फॉर्मेशन हो जाते हैं जिससे वो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बेसिलस thuringiensis से जो हमने बायो इंसेक्टिसाइड बनाया है उस बायो इंसेक्टिसाइड को हम नेचुरली यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है। नेचुरल बायो इंसेक्टिसाइड नेचुरल इंसेक्टिसाइड होता है जो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होता, सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन।